की बात में आपका स्वागत है। पिछले एक पखवाड़े से अगर हम दृष्टि डालें या ध्यान अपना ले जाएं, हमें दिखाई देता है कि बागेश्वर धाम की चर्चा लगभग एक पखवाड़े पहले शुरू हुई। धीरे धीरे उसकी आवाज थोड़ी कम पड़ी। इसी बीच में बात आनी शुरू हो गई रामचरितमानस को लेकर के। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी की बातें होने लगी। वो बात चल ही रही थी। इसी बीच में अडानी जी आ टपके। उनकी कंपनी कितने घाटे में गई, क्यों गई, इस पर चर्चा होनी शुरू हो गई। फिर केंद्रीय बजट आ गया। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर देश चर्चा करने लगता है समय समय पर। लेकिन इसी बीच में छन छन के खबरें आनी शुरू होती हैं कि हमारे अन्नदाता रुष्ट हो गए हैं। क्यों नाराज हैं, इसको लेकर के बड़े चैनल जिनको हम नेशनल मीडिया कहा करते हैं, या अखबारों की बात हम कर लें, वो भी उसी में शामिल हैं। तो बहुत कुछ उस पर लिखा नहीं जा रहा है, कुछ कहा नहीं जा रहा है। कभी कभी थोड़ी सी, जैसे होता है ना कि जरा सी सर्दी हो जाए तो खांसी हो जाती है, उसी तरह की जरा सी बात हो जाती है। वो बड़ी खामोशी से अपनी बात कहना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उग्र स्वरूप भी धारण कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, पंजाब में थोड़ी सी स्थिति खराब हुई थी। खराब हुई थी से ऐसे कोई कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह नहीं लगा, लेकिन लोग सड़क पर आए। किसान आंदोलन एक बार फिर से, ये कहा जा सकता है कि वो अपना मुंह खोल रहा है, फैला रहा है, उसका दायरा बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? ये सवाल फिर से मथना शुरू कर दिया है लोगों के दिलो दिमाग में। मीडिया को छोड़ दीजिए, मीडिया इस पे चर्चा बहुत नहीं कर रहा है, लेकिन लोग चर्चा करना शुरू कर दिए हैं कि जिन अन्नदाताओं की बदौलत ये देश आत्मनिर्भर हुआ, जिन्होंने देश को अच्छी तरह से पाला पोसा, वो अन्नदाता एक बार फिर एक 1.5 वर्ष बाद क्यों सड़क पर उतरने के लिए विवश हो रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हर व्यक्ति को चर्चा करना चाहिए और उन लोगों का साथ देना चाहिए जो लोग अन्नदाताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक शख्सियत जिससे हमने आपको पिछले वर्ष भी रूबरू कराया था, और मुझे ये लगता है कि उनको किसी तवार्रुफ की परिचय की आवश्यकता नहीं है। वो हमेशा अखबारों में, चैनलों में, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी जी की। आज वो हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ, और आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं, जानते सब हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा परिचय जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि लोगों को जो आपसे परिचित नहीं है पूरी तरह से, उन्हें ये जानना चाहिए कि वो जिसकी बात सुनने जा रहे हैं वो कौन है। तो मैं उन्हें बता दूं, जो लोग ऐसा समझते हैं कि राजा राम त्रिपाठी जी से आज वो पहली बार रूबरू हो रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूँ बहुत कम लोग ऐसे होंगे। तो जो कम लोग हैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ कि जब एमएसपी की बात चली, किसान आंदोलन की बात चली, तब से लेकर आज तक डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी जी की इस आंदोलन को, पहले वाले आंदोलन को एक स्वरूप देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो भी नेता जिनको आप पिछले दिनों चैनलों पर खूब देखा करते थे, अखबारों में खूब छाए थे, राजनीतिज्ञों की आंखों की पुतली बने हुए थे, उनकी आंखों की किरकिरी बने हुए थे, उन सारे लोगों को चालना देने वाले राजा राम त्रिपाठी जी हैं। हम छत्तीसगढ़ वालों का सौभाग्य है कि आप छत्तीसगढ़ में ही रहते हैं, कोंडा गांव में। और ये कहा जा सकता है कि देश के इस समय जितने भी अन्नदाता या किसान हैं, किसान नेता हैं, उनमें सर्वाधिक पढ़े लिखे राजा राम त्रिपाठी जी हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद पहले ये बताएं आपको कि उन्होंने बीएससी किया गणित से। उसके बाद 5 बार आपने 5 विषयों पर एमए किया, पीएचडी किया, एलएलबी किया, और आज भी आप शोधार्थी हैं, आज भी आप अध्ययनरत हैं। इसके अलावा खेती के क्षेत्र में भी आपने बहुत बड़ा काम किया है। जगदलपुर कोंडा गांव के आसपास की हजारों एकड़ जमीन पर आप खेती करवा रहे हैं, हर्बल खेती करवा रहे हैं, जिसकी आवश्यकता आज की तारीख में भारत ही नहीं पूरी दुनिया महसूस कर रही है। किसान के रूप में आपको भारत सरकार ने अलग अलग कृषि मंत्रियों के हाथों सम्मानित करवाया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कई बार आपको सम्मानित किया है। हजारों आदिवासी परिवारों को साथ लेकर आप न केवल उनके जीवन में उजाला ला रहे हैं, बल्कि उनको खेती के नए नए तरीके बता रहे हैं। देश के कृषि अर्थशास्त्र तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पिछले कई दशकों से लगातार आपके शोध परक व समसामयिक लेख देश की प्रतिष्ठित समाचार पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं। और एक नामी सांस्कृतिक मासिक पत्रिका कक्षाड़ का संपादन आप पिछले 9 वर्षों से कर रहे हैं। आपने माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह की स्थापना की, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। 22 साल पहले देश की जैविक किसानों का एक संगठन चैंप भी आपने बनाया,
जिसे आज देश के जैविक हर्बल किसानों के सबसे बड़े संगठन के रूप में जाना जाता है। किसान राजनीति की बात की जाए तो इसमें आप उस समय राष्ट्रीय फलक पर आपका नाम आया जब देश के 43 आला किसान संगठनों के द्वारा मिलकर एक साझा सर्वोच्च मंच अखिल भारतीय किसान महासंघ आईफा का गठन कर सर्वसम्मति से आपको उसका राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया था। और राकेश टिकैत जैसे किसान नेता ये भी कहीं ना कहीं आपके साथ रह करके काम करते रहे, और वो संगठन जिसका वो नेतृत्व करते थे, चालना करते थे, वो भी आपके इस बड़े संगठन में शामिल हुए। और दूसरी बार आपकी योग्यता और क्षमता के बारे में देश के किसानों ने तब जाना जब 5 जून 2020 को 3 विवादास्पद कृषि कानून लाए गए और किसान संगठनों के द्वारा अज्ञानतावश उसका स्वागत किया जाने लगा। तब 24 घंटे के भीतर ही तीनों बिलों का गहन अध्ययन करने के बाद उनकी खामियों से देश व देश के किसानों को आपने उनके संगठनों को अवगत कराया, तर्क संगत विधि से उसको अवगत कराया कि इससे क्या नुकसान होने वाला है आपको। जब तक इन तीनों कानूनों की विरोधी आंदोलन चला, मतलब जो जितना दिन भी वो आंदोलन चला, आपने उसे एक एक तरह से उसको, जो लोग नेतृत्व कर रहे थे वो भी आपसे बिना राय लिए हुए आगे नहीं बढ़ रहे थे। उनको लगता था कि कहीं अगर कोई खामी है तो राजा राम त्रिपाठी जी से चर्चा करेंगे तो वो कोई ना कोई राह बताएंगे। कानून विदों से भी आपके जरिए लोगों सलाह ली जाती रही। इसके अलावा भी बहुत सारा आपका परिचय मैं अभी बीच बीच में आपको देता जाऊंगा। मैं डॉक्टर त्रिपाठी जी आपका स्वागत करता हूं, और फिर से मैं जानना चाहता हूं, हमने पिछले वर्ष भी इस पर चर्चा की थी, लोगों के जहन में आपकी बातें याद होगी। आप आपसे हमने अकेले में भी एक चर्चा की थी जिसका नाम हमने रखा एक मुलाकात, जिसमें आपके पृष्ठभूमि, आपका लगभग लगभग जीवन परिचय भी हमने लोगों को दिया था। अभी जो विवाद होने जा रहा है, इस विवाद से पहले फिर आपको सारे लोगों ने फिर इकट्ठा होकर के एक मंच बनाया है, और उस मंच का आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जो बाकी लोग थे, टिकैत जी, चढ़ूनी जी, योगेंद्र यादव जी, ये लोग अपनी अपनी क्या बोलते हैं उसको, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना फिर से करने लगे हैं और किसान को छोड़ दिया गया है। क्या माना जाए कि वो संगठन जो इतनी तीव्र गति से इस मुकाम तक पहुंचा था, चरमोत्कर्ष चरमोत्कर्ष हमने देखा था, उसको फिर से सड़क पर उतरने के लिए कौन विवश कर रहा है, राजनेता या उस संगठन से जुड़े हुए लोगों की उदासीनता? नमस्कार कमलेश जी। जी पहले तो मैं बताऊं कि जो बड़ा मुद्दा है इस समय किसानों के सामने, वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का। न्यूनतम समर्थन मूल्य कोई आज का मुद्दा नहीं है। जब 1967 में कृषि मूल्य लागत आयोग बना था, तब से यह चर्चा थी कि किसानों को कम से कम इतना मूल्य मिले उनका, जिससे अगले साल वो खेती कर पाए। और संयोग से हमारा देश काफी आगे बढ़ा। एक समय हम दूसरे देशों से अनाज लेके अपना पेट भरते थे, और आज किसानों ने आत्मनिर्भर बना दिया खाद्यान्न की दृष्टिकोण से। लेकिन जी जब तुलना करें कमलेश भाई कि 1978 में 77 में एक तृतीय वर्ग कर्मचारी की तनख्वाह जो होती थी, उसमें वह लगभग 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल चावल या गेहूं खरीद पाता था। जी तो लोगों की तनख्वाहें बढ़ी, देश आगे बढ़ा, और आज वही तृतीय वर्ग कर्मचारी अपने 1 महीने की तनख्वाह में 20 क्विंटल चावल या गेहूं खरीद सकता है। लेकिन इस अनुपात में अगर देखें तो किसान की आय 20 गुना कम हुई। यही कारण है कि 4 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। और पिछले साल में इसी सरकार के आंकड़े आपको कोट करूंगा, पिछले साल पिछले 12 महीनों में 2 करोड़ किसानों ने खेती छोड़ दी है। जी अगर यही दशा रही तो भारत जैसा 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या के देश को हम कहां से खिलाएंगे। मूल कारण है कि हमको अपने उत्पादन का मूल्य ही नहीं मिल पा रहा है। और छोटा मोटा कारण नहीं है। मैं उदाहरण दूंगा कमलेश भाई, जैसे कि मक्का है। मक्का एक बड़ा प्रमुख अनाज है। छत्तीसगढ़ में भी काफी लोग उगाते हैं, और जी जी बिहार में भी उगाया जाता है। तो बिहार में पिछले वर्षों इसका मूल्य रखा गया था, न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे देश के लिए भारत सरकार ने रखा था 18.75 किलो। लेकिन बिहार में कोई खरीदी की व्यवस्था नहीं है, वहां कोई मंडी व्यवस्था है ही नहीं।
वहां वो मक्का 12 रुपया 14 रुपया बिका, लगभग इसी रेट पे छत्तीसगढ़ में भी कई किसानों का बिका। तो 14 रुपया किलो अगर बिका, 13 रुपया किलो बिका, इसका मतलब किसानों को जो न्यूनतम रेट तय किया था जी जी उससे भी 40% का 30% का घाटा हो गया। जी ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सर एक तो रेट आप इतना कम रखते हो, जो सीएसीपी जो संस्था है जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, ज्यादातर उसमें व्यवहारिक किसान नहीं है। आंकड़ा आप 4 साल पुराना लेते हैं, डीजल की कीमत कहां पहुंच गई, मजदूरी कहां पहुंच गई, लेकिन आपके आंकड़े जो लागत किसान का लगाते हैं वो भी सही नहीं लगाते। और मान लो जो लगा के आपने रेट भी तय किया, 18 रुपया, जी 19 रुपया, 20 रुपया रखते हैं, कमलेश भाई एक बोतल बंद पानी की कीमत जो है ना, उससे भी कम रेट है ये हमारे अनाज का, और वो भी नहीं खरीदा जाता। मैं सरकार का ये आंकड़ा फिर कोट करूंगा। 2015 में एक कमेटी बनी थी, शांता कुमार कमेटी, जी वो जी बनी थी एफसीआई यानी फूड एंड कारपोरेशन, जो अपना एफसीआई है, फूड एंड कारपोरेशन जी का जी डिपार्टमेंट, ये इसका पुनर्गठन के लिए। तो शांता कुमार कमेटी ने जो आंकड़े दिए हैं वो ये बताते हैं कि इस देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य तो तय किया जाता है, लेकिन केवल 6% ही खरीदा जाता है उस कीमत पे, यानी जी बाकी जी 94% न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम पे बिकता है। और जी जिसके कारण कितना घाटा होता है, घाटे का आकलन हमारे हमारे सरकार की सबसे बड़ी संस्था है आईसीआर। आईसीआर की जी एक अनुषंगी संस्था है एआईआरसीडी, और एक संस्था है ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक जी डेवलपमेंट जी एंड कोऑपरेशन। इन दोनों जी की रिपोर्ट ये कहती है सर कि 2000 से 2017 के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों का उत्पादन न खरीदे जाने के कारण देश के जी जी किसानों को 45 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। जी जी 45 लाख करोड़ का। और हमारा आकलन ये कहता है कि हर वर्ष 7 लाख करोड़ का घाटा केवल एक इसी कारण से किसान उठा रहे हैं, क्योंकि उनका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है उस पर भी नहीं खरीदती। तो ये जो हमको सब्सिडी या कर्जा माफी दिया जाता है ना, कमलेश भाई, ये मतलब चिड़िया का चुग्गा है, ऊंट के जी मुंह जी का जी जीरा है। टोटल आप सारा सब्सिडी मिला दीजिए किसान का तो 2 लाख 2.5 लाख करोड़ होता है। इसका मतलब हर साल हमारा 5 लाख करोड़ का नुकसान करने की जिम्मेदारी सरकार है। जी 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 तो इसलिए ये तो हम आपने एमएसपी मांग एमएसपी रहे हैं। जी 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 ये तो आपने एमएसपी की बात कही। इसमें बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में हैं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता था कि ये नेता जो पहले जो इसको चालना प्रदान कर रहे थे, नेतृत्व दे रहे थे, योगेंद्र यादव जी, चढ़ूनी जी और टिकैत जी, सबसे ज्यादा तो टिकैत जी का नाम उस समय चल रहा था कि ऐसे लग रहा था कि पूरा दल बादल यही थाम रखे हैं। अब वो कहाँ हैं? अब क्यों जरूरत पड़ गई कि 223 किसान संगठनों का अपना एक उन्होंने मोर्चा तैयार किया है, एमएस की गारंटी किसान मोर्चा, जिसके आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पिछले दिनों आप कई राज्यों का भ्रमण भी करके आए हैं। लेकिन ये कहाँ है? ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहले तो इनके छींक भी आती थी तो बड़े चैनलों में उनका आ जाता था कि कल मौसम गड़बड़ था इसलिए टिकैत साहब बीमार हो गए। नहीं कमलेश भाई, दरअसल बात यह है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा बना था वो तीनों कानून को के विरोध में बना था, और उसकी जी प्रमुख मांग थी तीनों कानून की वापसी। जी हालांकि उसमें भी एमएसपी की मांग रखी गई थी। और जब तीनों कानूनों की वापसी हो गई तो चूंकि जो बहुत सारे किसान संगठन जुड़े थे वो अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग राज्यों के हैं, और खेती में राज्यों के हिसाब से अलग अलग मांगे भी होती हैं। जैसे टिकैत जी का जो क्षेत्र है वह गन्ने जी का मुख्य रूप से है, तो गन्ने की कीमत को लेकर लगातार आंदोलन होते हैं, शक्कर मिलों के खिलाफ होते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों के, जैसे चड़ूनी जी हो गए, वो बीच में राजनीति में भी चले गए। अब योगेंद्र यादव जी हैं, वो आप देख रहे थे कि वो राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल थे, तो वो उनके लिए बड़ा मुद्दा था। तो सबके अपने अपने एजेंडे हैं, लेकिन एक और केवल एक मांग, एक सूत्री मांग कि न्यूनतम समर्थन मूल्य इस देश के किसानों को चाहिए, उनके उत्पादन का वाजिब मूल्य दीजिए। इस नाम पे 223 किसान संगठन देश के एकमत हुए, और सरदार वीएम सिंह को, जो बड़े वरिष्ठ किसान नेता है, उनको हमने अध्यक्ष बनाया, और जिसका कि मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता इन्होंने बताया है। और आज की तारीख पे चाहे राकेश टिकैत भाई हो, चाहे चड़ूनी हो, चाहे योगेंद्र स्वराज हो, चाहे कोई भी किसान नेता हो, कोई भी किसान नेता देश में, कोई यह नहीं कह सकता कमलेश भाई कि उसे एमएसपी नहीं चाहिए। ना कोई किसान कहेगा कि नहीं मुझे एमएसपी नहीं चाहिए। तो सब हमारे साथ हैं, अलग अलग जगहों पे अपने अपने बैनर्स पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे सब किसान नेताओं का समर्थन
हमारे इस मोर्चे को है। कोई ये नहीं कहेगा कि भाई हमें एमएसपी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही मांग को लेकर बना ही है कि किसानों के लिए आप एमएसपी गारंटी कानून लाइए। जी। यहाँ बड़ी बारीक क्योंकि बारीक सी पिछली चीज। पिछली पिछली बार केंद्र सरकार ने तो आश्वस्त किया था कि इस पर भी गंभीरता से चर्चा करेंगे, लेकिन फिर किंतु परंतु लेकिन की गुंजाइश कहाँ छोड़ दी थी आप लोगों ने कि फिर उसके सिर्फ एक मुद्दे को लेकर के आंदोलनरत होना पड़ रहा है। पहली चीज तो कमलेश भाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे हाथी के पैर में सबका पैर बोलते हैं, तो ये एमएसपी अगर दे दें तो हमें अनुदान और बहुत सारी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना जी जी। कर्जा मुक्ति, आगे कर्जा मुक्ति की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली चीज तो स्वामीनाथन कमेटी में प्रमुख मांग थी। स्वामीनाथन कमेटी ने भी कहा था कि भाई एमएसपी हर हाल में किसानों को देना चाहिए और लागत पे 50% कम से कम फायदा जोड़ना चाहिए, और लागत जो है युक्त युक्त हो। फिर हमारे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, ये स्वयं जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय कंज्यूमर अफेयर कमेटी एक बनी थी, राष्ट्रीय कमेटी, उसके आपको अध्यक्ष बनाया गया था। इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की सर मार्च 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, उसमें इन्होंने उस रिपोर्ट में बाकायदा वकालत की है। खंडिका क्रमांक B3 में उसमें 60 संस्तुष्टियां हैं, और जी जी। बकायदा कहा है कि देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए एक संवैधानिक निकाय लाया जाना चाहिए, यानी एक कानून होना चाहिए। और 2014 में मैं ध्यान दिलाऊंगा, हमारे इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट भी किया था 3:54 पे, 6 अप्रैल 2014 को। उसने कहा था बड़े मार्मिक शब्दों में कि इस देश का किसान क्या एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए भी भीख मांगे? मतलब ये बड़ी दुख के विषय है। तो अब हमारी मांग ये है कि भाई इतनी पुरानी मांग चली आ रही है, और एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके दिल में किसानों के लिए बड़ा दर्द था और एमएसपी दिलाने के लिए स्वयं संघर्षरत थे, आज वो स्वयं प्रधानमंत्री हैं, और संसद में भी वो कहते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो साहब, एमएसपी थी बोलने से तो काम नहीं चलेगा, एमएसपी है बोलने से भी काम नहीं चलेगा, एमएसपी रहेगी कहने से भी काम नहीं चलेगा। ये कोई दीवार पे लिखी इबारत नहीं है कि जिसको पढ़ के व्यापारी हमको दे देगा कीमत। आप कानून ले आइए कि इससे कम पे अगर कोई खरीदता है उसके खिलाफ तत्काल जुर्म दर्ज हो। आप रोज एक कानून बनाते हैं, 24 कानून अभी और लाने वाले हैं कारपोरेट के लिए, आप सबके लिए कानून आप लाने वाले हैं, संशोधन करने वाले हैं। किसानों के लिए भी एक बना दीजिए। इतनी 40-50 साल पुरानी मांग है कि भाई हम जो खून पसीने से पैदा करते हैं उसकी वाजिब कीमत के लिए सुनिश्चित कर दे कानून। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ किसानों को मतदाता ही, उनका वोट लेना ही ये लोग श्रेयस्कर मानते हैं? इनको नहीं लगता कि इनको थोड़ा सा सबल बनाया जाए? क्यों इसके पीछे कहा, जैसा आपने कहा कि 2014 में उन्होंने वादा किया था, यानी जब चुनावी मैदान में वो थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, उस समय गृह मंत्री थे गुजरात के मुख्यमंत्री, तो उस समय उनको याद था। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भूल रहे हैं, तो इतना क्या दिख रहा है आपको? आप चूंकि एक अर्थशास्त्री के रूप में भी जाने जाते हैं, क्या बहुत बड़ा नुकसान केंद्र सरकार को इससे होने वाला है? क्यों नहीं देना चाहते? कमलेश भाई, आपने बहुत बारीक सवाल पूछा है, लेकिन लाख टके की बात यही है। दरअसल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसानों का अनाज न बिकने के कारण, उत्पादन न बिकने के कारण 7 लाख करोड़ का घाटा होता है। जी इसका मतलब यह है कि 7 लाख करोड़ बड़े व्यापारियों का फायदा होता है। जी तो किसानों का घाटा यानी उनका फायदा। अब जी। सरकार बनने के बाद क्योंकि किसानों का कोई इस तरह से दल नहीं है जो इनके चुनाव में उतना कोई योगदान देता हो। चुनाव में वोट के अलावा बेचारे किसान पास है ही क्या दे। लेकिन ये व्यापारी संगठनों का के चंदे से पार्टियां चलती हैं, ये उनका 7 लाख करोड़ बचाने में लगे हैं। और दूसरी चीज, अर्थशास्त्री भी एक भ्रम फैलाते हैं। मैंने अभी बीच में भी देखा, जैसे हम एमएसपी की मांग करते हैं, एक जो पिट्ठू मीडिया है वो चिल्लाना चालू कर देता है कि देश का खजाना लुट जाएगा, सरकार कहां से खरीदेगी इतना अनाज, और सरकार पास पैसा नहीं है। मैं बड़े विनम्रता पूर्वक आपके चैनल पे बताना चाहूंगा सारे अर्थशास्त्रियों को, प्लानिंग कमीशन के मेंबर को, कृषि मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को, मैं सबको टेक करूंगा इस बहस को कि माननीय आपके खजाने पे 1 रुपया का नहीं पड़ेगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, थोड़ा बहुत जो अर्थशास्त्र का देश के और विदेश का मुझे ज्ञान है। मैं कहता हूं आप कानून बनाइए। आप जो 6% खरीदते थे वो भी मत खरीदिए, जी आप मत खरीदिए, क्योंकि आप खरीद रहे हैं सर 80 करोड़ लोगों को देने के लिए, अब उसके बाद आपको वोट भी उससे मिलता है। मैं कहता हूं आप मत खरीदिए, आप केवल कानून बनाइए। कोई भी व्यापारी अगर
18 रुपया 19 रुपया जो भी रखा है रेट, उससे कम पे खरीदता है तो जुर्म दर्ज हो, तत्काल जुर्म दर्ज हो। किसान की कीमत की, खून पसीने की एक मिनिमम कमाई जो आप तय करते हैं उस पर खरीदी होनी चाहिए, वरना बंद करिए आप ये नाटक। कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य की आप घोषणा मत करिए हर साल, जब आप जी खरीदते ही जी नहीं जी है या खरीदवाने की व्यवस्था नहीं कराते हैं तो बंद करिए नाटक। जी 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 जी। तो ये 7,000 करोड़ की बात जो आप कह रहे हैं, क्या ये 7 लाख। फिर यही मान, जी जी, यही मान लिया जाए कि ये पूरा पैसा, ये पूरा लाभांश अदानी अंबानी जैसे लोगों के पास जा रहा है, जिनको बचाने का आरोप विपक्ष भी लगाता है कि कोई भी बात उनको जरा सा भी, अभी जैसे अदानी की बात आ ही रही है, अब नाम आ ही गया था उनका, तो ये अभी उनको सरकार ही बचाने की कोशिश कर रही है। चैनलों में भी मैं देखता हूं कि कैसे नहीं, विश्व स्तर पर कहीं इस पे ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, शेयर जरूर गिर रहे हैं लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं, वित्त मंत्री भी कह रही हैं, उनको बचाने की बात हो रही है लेकिन किसानों की चर्चा नहीं कर रहे हैं लोग। तो मतलब आपका वो कथन तो यही साबित हो रहा है सही। कमलेश भाई, ये इस कथन के लिए मैं याद दिलाऊंगा, गूगल पे अगर लोग ढूंढेंगे तो मेरा एक लेक्चर याद मिलेगा। तीनों कानून जब आए थे, जब जी मैंने विरोध किया था तो मैंने बकायदा प्रमाण प्रस्तुत किए थे कि ये 3 कानून, जब में एक कानून था कि प्राइवेट सेक्टर को पूरा गोदाम दे दिया जाएगा और वो खरीदी करेंगी बिना मंडी के, मंडियां खत्म की जाएंगी। एक कानून नहीं आया था, उसके पहले ही 20 कंपनियां मध्य प्रदेश में अडानी जी ने रजिस्टर की थी। कब कब वो जी कंपनी रजिस्टर की उसका पूरा मैंने पूरे आंकड़े दिखाए थे, पूरी जानकारी या दस्तावेज दिखाया था कि साहब उनको पहले से पता था कानून आ रहा था, पहले से उन्होंने गोदाम बना डाले थे। तो हमारे देश में क्या है, छोटी मछलियां अब बड़ी मछली को खा रही हैं, व्यापार में भी ये है। अब छोटे आप देख रहे होंगे पेप्सी और कोला 2 ही शरबत बनाने वाली कंपनियां बन गई, बाकी जितने छोटे छोटे थे पार्ले वार्ले कितनी कंपनियां थी तो खत्म हो गई। यही स्थिति अनाजों में भी, अनाजों के भंडारण में भी है। हालत यह है कि गवर्नमेंट का सेक्टर है एफसीआई, है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई से सरकार, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एमओयू नहीं करती भंडारण के लिए, वो अडानी जी से करती है। तो जी इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि अडानी इज इंडिया और इंडिया इज अडानी जो नारा लोग दे रहे थे, इसमें काफी सच्चाई रही है। और किसान इस देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आम लोग सोचते हैं कि एमएसपी मांग रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, इससे उपभोक्ताओं को, मध्यम क्लास को महंगा मिलेगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार ये हमारा अनाज अगर अंबानी अडानी जैसे बड़े व्यापारी या देश के या विदेश के कोई कहीं का भी व्यापारी आए, उसको केवल मुनाफा कमाना है, मुनाफा के अलावा उसको कुछ नहीं दिखता, तो उसके हाथ में अगर ये मोनोपोली आ जाएगी अनाज की, तो सर हम 200 रुपया किलो गेहूं खरीद के खाएंगे, आप नोट कर लीजिएगा। जी 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 जी। मतलब ये वैसे जो जी जी, ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान। और याद है हमें भी बचपन में उस समय दरिया खाने को मिलती थी और वो गेहूं, वही सड़ा गेहूं अमेरिका भेजा करता था, हमारे पास उत्पादन कम था। आज जब हम उस पर पूरी तरह से संपन्न हो गए, मतलब किसानों ने हमारी झोली भर दी, तो किसानों की और लाल बहादुर शास्त्री जी का वो नारा अब जहन में नेताओं के सिर्फ उसी समय गूंजता है जब उनको वोट चाहिए। बेशक कमलेश भाई, किसान प्राथमिकता पे इसलिए नहीं है कि किसान, चाहे बड़ा किसान हो, छोटा किसान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, सब सूखा झेलते हैं। ऐसा नहीं कि पंडित जी हैं तो उनके पास ज्यादा पानी गिर जाएगा, सूखा कम पड़ेगा। तो हर जाति, हर संप्रदाय के किसान की समस्या समान है। बाजार भी ऐसा नहीं कि पंडित जी हैं तो उनको 2 रुपया ज्यादा दे देगा, बाजार भी समान रूप से ही हमें काटता है जी किसानों को। हर समस्या हम झेलते हैं, लेकिन सरकार क्या करती है, सबसे पहले तो सब्सिडी में हमें बांट देती है। बड़ा किसान, छोटा किसान, आदिवासी, गैर आदिवासी, जिससे हम लड़ते रहे। उसके बाद हमारी भी कमियां रही हैं। जब हम वोट देने जाते हैं, तो जब हम मतदाता बूथ पे पहुंचते हैं तो हम किसान नहीं रह जाते, किसान के मुद्दे पे वोट नहीं देते, हम ठाकुर हो जाते हैं, हम ब्राह्मण हो जाते हैं, हम यादव बन जाते हैं। हम क्षेत्रीयता पे, भाषा पे, बोली पे, इन मुद्दों पे वोट देते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे पे नहीं देते, अपने रोटी के मुद्दे पे, खाद्यान्न के, बेहतर खाद्यान्न के मुद्दे पे, देश की समृद्धि के मुद्दे पे नहीं देते, क्योंकि समृद्धि का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है कमलेश भाई। लेकिन यही दिक्कत है। लेकिन पहली बार हमने एक नारा दिया कि एमएसपी नहीं तो वोट नहीं, जी जी फसल जी हमारी दाम तुम्हारा, अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा गूंज रहा है आज देश के गांव गांव में, क्योंकि एक नारा सरदार बीएम सिंह जी ने दिया है
घर घर एमएसपी, गांव गांव एमएसपी। हमने कहा अंग्रेजी में एमएसपी फॉर एवरी क्रॉप, एमएसपी फॉर एवरी फार्मर। जी जी जी। और ये सदा अब किसानों में गूंजने लगी है, किसान कहना शुरू कर दिया है। लगभग कमलेश भाई, मैं अभी 5 राज्यों का दौरा करके अभी लौटा हूं, जी जिसमें दक्षिण के भी राज्य थे, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और अभी उत्तर प्रदेश भी गया था, महाराष्ट्र भी हम गए। अब जिस समय हम आप चर्चा कर रहे हैं, कम से कम 25 जगह पे मीटिंग हो रही है। हमारा कहना जी है हम दिल्ली अभी नहीं घेरेंगे। दिल्ली घेरने जी की जरूरत ही क्या है? ये सरकार या कोई भी सरकार, हम किसी भी सरकार के न विरोधी है न समर्थक है, जो हमारी मांग मानेगी हम उस सरकार के हैं। कोई भी सरकार है, सरकार की जान मतपेटी में बंद रहती है। सामने चुनाव है 2024 में, हम अपने मतदाता बूथ में वहां सरकार की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। हम दिल्ली की सड़कों पे फैसला नहीं करेंगे कि लोगों का रास्ता जाम हो रहा है, ये तकलीफ बेवजह का हमें खलनायक बनाया जाए। तो हम ये मौका अब सरकार को नहीं देने वाले हैं। हम सरकार की नीतियों को समझ चुके हैं, उनकी चालों को समझ रहे हैं हम। मतलब लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, ये इस मानसिकता से भी काम हो रहा है। ज्यादा परेशानी लोगों ने हो, सरकार जिनको बनाना है वो हमारे हमारे हक में बातें करे और हमको न्याय मिले। हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय में तब्दील किया जाए, इसलिए आप लोगों ने ये आंदोलन शुरू कर दिया है। और कमलेश भाई, मेरा मानना है कि 38% वोट पाके इस देश में सरकार बनती है, जी और 1-2% जो वोट जिस समुदाय के पास है, ये नेता, ये पार्टियां घुटने के बल उसके पास चल के जाती है। और हम 61% लोग हैं, मैं तो 70% कहता हूं। एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी से जुड़े हुए 70% वोट हमारे हैं। लेकिन चूंकि हम बटे हुए थे, इसलिए हम इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं नहीं थे। अब लेकिन किसान जहां कहेंगे, सरकार को अगर जहां कहेंगे वहां खड़ी रहेगी। खड़े खड़े रहो कहेंगे तो खड़ी रहेगी, बैठो कहेंगे तो बैठेंगे। और जो सरकार किसानों के मुद्दे पे, किसानों के तकलीफों पे ध्यान नहीं देगी, वो ज्यादा दिन तक सत्ता पे नहीं रहेगी। अभी आने वाला वक्त तय करेगा किसानों का वोट। बिल्कुल बिल्कुल तय करेगा भाई साहब। अभी जो हम लोग पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं, जो हम लोगों को चैनलों में देखने को मिलता है, अखबारों में पढ़ने को मिलता है, सोशल मीडिया पे भी खूब वायरल होती है इस तरह की खबरें, जो छोटी छोटी टिप्पणियां आती हैं वहां के नेताओं की कि कितने रुपए में उनके यहाँ आटा बिक रहा है, आटा के लिए कैसे गोलियां चल रही हैं वहां। ये दृश्य भारत में किसानों ने कभी देखने के लिए विवश नहीं किया यहाँ के लोगों को। लेकिन अब आप लोगों का इस आंदोलन को देखते हुए और इस दर्द को जो आपने बयां किया है उसको महसूस करते हुए ऐसा लगता है कि इस बार पूरे नहीं तो आपने जो कहा कि 38% से सरकार बन रही है, तो 60, 62, 68 या 70 की बात जो आपने कहा, अगर 40 भी आपके साथ खड़े हो गए तब भी तो फिर वारा न्यारा हो जाएगा लोगों के जिसके विरुद्ध जाएंगे आप लोग। बिल्कुल कमलेश भाई, हमें सबक लेना चाहिए पाकिस्तान से भी, श्रीलंका से भी, जी और यूक्रेन की भी हालत हम देख रहे हैं। और कोरोना ने सिखाया, कोरोना के समय जब पूरा देश दड़बे में कैद था, तो ये किसान जी ही थे सर, जिसके दम पे कोई भी इंसान ऐसा रहा जो भूखा न रहा हो। सरकार अगर दावा करती है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया, तो ये सरकार के नुमाइंदों ने नहीं उगाया है, किसानों ने उगा के दिया है इनको। तो जी जी मेरा जी मानना है कि किसानों की जो एक मांग, एक ऐसी मांग है जिसमें सरकार का 1 रुपया नहीं जाता। व्यापारियों को थोड़ी सी जेब ढीली करनी पड़ेगी, मध्यम वर्ग को और सस्ता मिलेगा। मध्यम वर्ग को, जो मेरा मानना है अंबानी अडानी के हाथ में अगर ये अनाज गया तो 100 रुपया 200 रुपया किलो बिकेगा। लेकिन अगर ये किसानों को एमएसपी दे देंगे तो 30 और 35 रुपया किलो में आटा मिल जाएगा इनको आराम से, 30 रुपया में। जी जी जी। जी। मतलब जो जो निर्णायक लड़ाई लड़ने का आप लोगों ने मन बनाया है या जिस तरफ कदम उठ गए हैं, मुझे लगता है कि पिछली बार जैसे देश ने आपका साथ दिया था वैसे ही साथ देगा। लेकिन वही है कि देश ने साथ तो दिया, लेकिन आप लोग चाहते थे जिनको ये हारें वो लोग फिर से अपनी कई कई जगह अपनी सरकार बनाने में सफल हो गए। विशेष करके उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मतलब कुल मिला के वही हुआ, ये बागेश्वर धाम, रामचरितमानस, जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, यही सब हावी रही है और इस बार वो नहीं होने देंगे आप लोग। कमलेश भाई, ये कोई मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे लेकिन बना नहीं तो है। दिए जाते हैं। जी, ये मदारी की लगाई हुई, मदारी की लगाई हुई मजमे हैं कि फलाना धाम और मंदिर का मुद्दा, मस्जिद का मुद्दा। ये अभी हमारे यहाँ लोकतंत्र में जागरूकता और आनी बाकी है। और मेरा मानना है किसान ही इस कमी को अब पूरा करेंगे। किसानों के बेटे अब समझ रहे हैं
कि अगर जी जी। खेती नहीं बचाएंगे तो देश नहीं बचेगा, बेहद जरूरी है। और हमारी पीड़ा को कमलेश भाई आप लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं। आम वर्ग को भी सोचना चाहिए कि जो 20 रुपया का पानी हम खरीदते समय रत्ती भर नहीं झिझकते, एक बोतल बंद पानी, और उससे भी कम कीमत पे किसान का अनाज रेट तय होता है, और वो रेट भी उसे नहीं मिलता, तो कब तक घाटा रख के खा के उगाएगा। इसीलिए किसान खेती छोड़ रहा है। इससे पहले कि किसान अपने कंधे से जुआ उठा के फेंक दे और हमारी हालत पाकिस्तान जैसी हो जाए, इन देश के हुक्मरानों को चेतना होगा। बिल्कुल बिल्कुल चेतना होगा। मैं थोड़ा सा बड़े दायरे से समेट लूं अपने आप को। मैं छत्तीसगढ़ की बात अभी कर लूं, तो अभी जब मैं बाजार जाता हूं कभी, तो टमाटर का जो रेट है, गोभी का जो रेट है, तो अभी तो फिर भी 10-15 रुपए, 10-12 रुपए, 15 रुपए में बाजार में मिल रहा है। तो मैं कल्पना करता हूं कि अगर अदानी वगैरह के हाथ में चला जाएगा तो ये 50 रुपए होता। लेकिन किसान को कितना मिल रहा है आज, ये भी कहीं ना कहीं विचारणीय प्रश्न होता है। और जो दुकान पे सामान खरीदने मेरे जैसे लोग गए हैं, जो थोड़ा लोग आप जैसे लोगों की सोबत में थोड़ी देर समय बिताने का अवसर मिलता है, बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ अगर 12 रुपए में टमाटर बिक रहा है, तो किसान से खरीदते समय तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 रुपए दिए गए होंगे उनको। और फिर कई बार इस तरह का दृश्य हमने छत्तीसगढ़ में देखा है कि राजनांदगांव हो, जसपुर हो, ऐसी कई जगह लाके ट्रकों से या ट्रैक्टर से सड़क पर फेंक दिया जाता है टमाटर, उसको रौंद दिया जाता है, क्रोध दिखाया जाता है कि हमारी कब सुनेगी सरकार। तो छत्तीसगढ़ सरकार भी क्या किसानों के प्रति संवेदनशील है? कमलेश भाई, मैं बताना चाहूंगा कि जब आपको 40 रुपया किलो टमाटर मिलता है, उस समय जी। भी किसानों को 40 रुपया नहीं मिलता। नहीं पहली बात मिलता। तो समझे, बिचौलिए जी खा जाते हैं। तो जी हमारा कहना यही है कि एमएसपी तय हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हो, और एमआरपी भी तय हो जी कि अगर 5 रुपया किलो टमाटर निकल रहा है किसान के यहां से, तो 8 रुपए पे खाने वाले को मिले। इससे जी जी ज्यादा बीच का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये ऑलरेडी हर चीज में पेट्रोल में कर रही है, हर चीज में सरकार कर ही रही है, तो खाद्यान्न में भी कर सकती है। और जब सरप्लस प्रोडक्शन हो जाए, टमाटर फेंकने की क्या जरूरत, विकास खंड स्तर पे सोलर ड्रायर ही तो लगाने की जरूरत है, सुखा के रख ले। ड्राइड तो एक्सपोर्ट भी हो रहा है, बड़ी मांग है इसकी। केचप बना के जी रख जी ले, पाउडर बना के रख ले, हम सरकार थोड़ी सी मदद कर दे किसानों को। छत्तीसगढ़ सरकार कम से कम धान की खरीदी के मामले में मैं कहूंगा, जब उत्तर प्रदेश में 14 रुपया किलो बिक रहा था धान, तो यहाँ कम से कम किसानों को वाजिब कीमत मिली। तो मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन केवल धान से नहीं, मेरा मानना है कि पेडी एंड पॉवर्टी गोज टुगेदर। धान और गरीबी दोनों का चोली दामन का साथ है। अन्य जी फसलों पे भी हमें ध्यान देना ही होगा, और अन्य फसलों को भी खरीदी की व्यवस्था करनी होगी, और यह चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे कोई भी राज्य हो। क्योंकि केरल ने करके दिखाया। केरल में ककड़ी से लेके केला तक का एमएसपी तय है कमलेश भाई, ये व्यवहारिक रूप से किया जा सकता है। सरकारें अगर किसानों के साथ, हम लोग साथ मिल बैठे, तब उन्हें बताएंगे कि वास्तव में यह कोई असंभव नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आराम से मार्केटिंग की व्यवस्था, सुचारू आपूर्ति की व्यवस्था, सही दाम मिलने की व्यवस्था, गुणवत्ता की व्यवस्था, ग्रेडिंग की व्यवस्था सब की जा सकती है। स्टोरेज की व्यवस्था, लॉजिस्टिक की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति की, राजनीति की इच्छा शक्ति की, जी ईमानदारी जी से काम करने की जरूरत है, बस। जी। अब इसमें एक एक बात और जहन में आती है कि देश के प्रधानमंत्री ने तो वो कहते हैं कि हमने चाय बेचने से अपने बचपन मतलब अपना जीवन शुरू किया था। मतलब जब आंख खोले थे तो चाय बेचते थे वो। अब लेकिन हमारे प्रदेश के, हमारे सूबे के मुखिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने तो हल की मुठिया पकड़ी थी। वो तो किसानों का दर्द समझते हैं और किसानों को दे भी रहे। जैसा आपने कहा कि आप लोगों को संतोष है कि वो काफी कुछ किया जा रहा है किसानों के लिए। यहाँ भी मिलेट्स को लेकर के उन्होंने एक योजना तैयार की। केंद्र सरकार ने भी उसको अप्रिशिएट किया और ये माना कि नहीं अच्छी योजना है। वहां उन्होंने उस पर भी एमएसपी की बात वहां चल रही है। तो एक शुरुआत तो छत्तीसगढ़ में धान के बाद या तिलहन और चीजों को भी लिया जा रहा था। अब इस पर भी गंभीरता से विचार देश कर रहा है, और उस पर कहीं ना कहीं देश क्या कर रहा है, देश को हुक्मरान कर रहे हैं। तो इससे कुछ किसानों को लाभ तो मिलेगा। कमलेश भाई, मिलेट्स कोई नई चीज नहीं है। हमारे जी दादाजी के समय मुझे याद है कि हमारे यहाँ कंगनी, सांवा, रागी, ये सबकी खेती होती थी, जी और खाया भी जाता था। लोगों ने क्यों छोड़ा? एक बार हम सोचे कि छोड़ा क्यों। इसलिए जी कि इसकी खेती लाभदायक नहीं थी, वाजिब मूल्य इन चीजों का नहीं मिलता था, खान पान को लेके वो जागरूकता नहीं थी, स्वास्थ्य को लेके।
अभी जो मिलेट की योजना केंद्र शासन ने श्री अन्न योजना बनाई है कि भाई अब दे पूरे विश्व में मिलेट्स में लीड करेगा, छत्तीसगढ़ में भी योजना बन रही है। केंद्र शासन कहता है पिछले साल 80 करोड़ लोगों को हमने अनाज दिया, इस साल 85 करोड़ लोगों को देंगे और 2 लाख करोड़ उसके लिए प्रावधानित किया। ये बताइए श्री अन्न योजना को सफल कौन देगा, उगाएगा कौन? किसान उगाएगा। 85 करोड़ लोगों को जो अनाज दोगे, 85 करोड़ लोगों को अनाज देने जा रहे हो, उसके लिए अनाज कौन उगाएगा? किसान उगाएगा। तो इससे मूल्य, वाजिब मूल्य देना और लाभकारी मूल्य देना और न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम दिलाना, यह तो तय करे सरकारें। मिलेट्स बड़ी अच्छी बात है, चर्चा करने से काम नहीं चलेगा। जो उत्पादन कर रहा है कमलेश भाई, उसे वाजिब मूल्य देना तय करें, मिलेट को ले आए, बढ़िया उसका रेट तय करें, दाना दाना खरीदने की व्यवस्था हो। मेरा मानना है कि वास्तव में देश लीड करेगा। जी, मतलब कुल मिला के ठीक है, ठीक है जो कोशिश हो रही है। जी, वो कोशिश कहाँ हो रही है, जिक्र हो रहा है और फिक्र हो रहा है, सेमिनार हो रहे हैं, वर्कशॉप हो रहे हैं, पंपलेट बन रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। अरे खेती इससे सुधरेगी कमलेश भाई, खेती तब सुधरेगी जब किसानों को अच्छा बीज देंगे, सस्ते में खाद बीज दवाइयां मिले उसे। अब आपको इस बजट की सबसे बड़ी विडंबना बताऊं, किसानों के नाम पे इस बार बजट पे कटौती कर दी गई और जगह जगह समाचार पत्रों में फ्रंट पेज न्यूज है कि किसानों के लिए 20 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई। 20 लाख करोड़ ऋण देने का प्रावधान रखा जाएगा। ऋण जो बैंकें देंगी कि नहीं देंगी क्या मालूम। 20 करोड़, और पूरा देश सोच रहा है कि अरे किसानों को 20 लाख करोड़ दे दिया इन्होंने। जहां ऐसे कुएं में भांग पड़ी हो, खाली चर्चाएं होंगी, नारे और जुमलों से अनाज में बढ़ोतरी नहीं होती, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी नहीं होती कमलेश भाई। इनको समझना होगा, चाहे वो दाऊ जी हो या चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे चाय बेचने वाले हो, चाहे जो भी हो, इन सबको मैं बड़ी विनम्रता और सम्मान से कहना चाहूंगा कि जरूरत है कि राजनीति में से कुछ वक्त निकालो और सीधा खेत के पास जाओ। खाली किसान के साथ खड़े होकर फोटो न खिंचाएं या हल के साथ फोटो न खिंचाएं, वास्तव में उसके दुख दर्द को, उसके नफा नुकसान को, उसकी तकलीफ को समझें और उसका निराकरण करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, देख करके अफसोस जाहिर करने से उनका कष्ट हरण नहीं होगा, बल्कि उसके लिए कुछ काम करना होगा। आपने जिस क्षेत्र में काम किया, जैविक हर्बल खेती के क्षेत्र में, ऐसा माना जाता है कि आप जब लीक से अलग अलग हट करके कोई काम करते हैं तो फिर उसको आपको मार्केट बनाने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन जब मार्केट अच्छे से बन जाती है तो फिर उससे वाबस्ता लोगों को, जुड़े हुए लोगों को का लाभ भी बढ़ता है। तो आपने तो ये करके दिखाया है। कमलेश भाई, ये रास्ता बड़ा कठिन था। कई बार मेरी जमीनें नीलामी की स्थिति तक आई। सरकार को जो ऐसे नवाचारों को जो मदद करनी चाहिए ना, हमारे यहाँ उस सिस्टम का अभाव रहा है। तो हालत ये हो गई थी कि मेरा इस हर्बल की खेती में ही बैंक का इतना कर्जा चढ़ गया था कि मेरी जमीन नीलाम होने तक आई। तब मुझे समझ में आया कि मेरे जैसे किसानों के साथ, कर्ज में डूबे किसानों के साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए। आज 75,000 रुपया हर किसान पे कर्जा है। गवर्नमेंट की रिपोर्ट कह रही है हर 2 में से एक किसान कर्ज के बोझ में डूबा हुआ है। ऐसे में खेती कैसे आगे बढ़ेगी? नई फसलों को लेके चलना पड़ेगा। मैं तो हमेशा, मेरे यहाँ जो नवाचार हुआ है, हमेशा किसानों को बोलता हूँ, आए हैं, देखें और आगे बढ़े, हम मिल के आगे बढ़े। कोऑपरेटिव की अवधारणा कभी, मेरा मानना है सहकारिता की अवधारणा कभी भी न पुरानी होगी न कभी फेल होगी। बस ईमानदारी से, सहकारिता के पीछे ईमानदारी होना जरूरी है, जो कि अफसोस से कि राजनीतिक आंदोलन उसे अपहरण कर लेते हैं सहकारिता को। आप देखिए, कोई भी सहकारी बैंक में चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? हमेशा राजनीतिक पिट्ठू, हाँ, बैठे बने पड़े हैं, जो कि चूस रहे हैं। मतलब ये वो खटमल है जो पूरा खून चूस जाते हैं सहकारिता का। तो कुल मिला के आपका जो संघर्ष है, वो संघर्ष तो जारी है। और जो जो एक ख्वाब आपने देखा होगा कि कम से कम छत्तीसगढ़ को तो हम, यहाँ के जो किसान हैं उनको आत्मनिर्भर बना लें, सरकारें अपना काम न करें, वो करें या ना करें, आप संघर्षरत उसके लिए भी हैं, पूरे देश के किसानों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का किसान क्या आपकी बातों से अब धीरे धीरे प्रेरित हो रहा है उस दिशा में? कमलेश भाई, शुरुआत में तो नहीं, शुरुआत में तो मेरे प्रयासों की हंसी ही उड़ाते थे।
फिर संदेह बहुत समय तक था लोगों का। लेकिन धीरे धीरे अब इस ग्रामीण अंचल में बहुत सारे आदिवासी भाई मेरी देखा देखी लगाया उन्होंने, अब फायदा भी, अब जब सफलता का स्वाद भी चखने लगे हैं भाई, तो ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं एक चीज हमेशा कहना चाहूंगा कि मेरे जैसा जो इंटरप्रेनर है, नवाचार जी कुछ कार्य कर रहा है, ऐसा व्यक्ति एक मॉडल तैयार कर सकता है। उस मॉडल को पूरे प्रदेश में रिप्लिकेट करने का काम, देश में रिप्लिकेट करने का काम सरकारों का होता है, एक व्यक्ति का काम नहीं होता। व्यक्ति एक सफल मॉडल दे सकता है आपको, और एक प्रेरणा दे सकता है, मोटिवेशन दे सकता है, मेंटरिंग कर सकता है। ये तीनों कामों में हम लगातार कर रहे हैं और काफी किसान जुड़ भी रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो हम सरकार चुनते हैं, इन्हीं चीजों के लिए हम चुनते हैं, केवल इसलिए नहीं जी चुनते जी कि एक बार बना दिए और अगले चुनाव के लिए आप खर्चा की व्यवस्था करिए, पैसे इकट्ठा करिए और फिर जाइए चुनाव उसमें। जी जी। मुझे याद आता है जब अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बने, तो कुछ दिन बाद उन्होंने अपने ही कार्यकाल में फसल चक्र परिवर्तन की बात कही थी। तो वो उस समय उनके काल में, तो उनके कार्यकाल के समय तो थोड़ा सा उस पर चर्चा होती थी, बाद में उस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। लेकिन बीच बीच में कुछ किसानों के हित चिंतक इस बात को कह जरूर दिया करते थे, तर्क कुछ दिया करते थे। अभी भी बीच बीच में बातें आती हैं कि अगर ऐसा कर लिया जाए तो किसान एक योद्धा के रूप में सामने आ जाएगा। मतलब वो लड़ना सीख जाएगा। अभी वो परंपरागत खेती करता है और मौसम के हिसाब से कर लेता है, और वो ये नहीं समझ पाता कि मुझे इसके इतर भी कोई खेती अगर करूंगा तो उसका कैश क्रॉप अगर लगाता है तो उसका फायदा उसको मिलेगा। उस दिशा में छत्तीसगढ़ का किसान कम सोचता था, लेकिन अब वो सोचेगा। कमलेश भाई, जब माननीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे तो मेरे खेतों पे 2 बार आए थे, जी और छत्तीसगढ़ की खेती को और हर्बल की खेती को लेकर लगातार उन्होंने कई बार मुझसे मीटिंग की, कई बार चर्चा की। जी जी और उनका भी मानना था कि हर्बल के मसाले, अन्य कई फसलों की खेती छत्तीसगढ़ में सफलता से हो सकती है। और जी फसल जी चक्र परिवर्तन की भी बात होती थी। इस प्रदेश को, ये पहला प्रदेश है जो देश में हर्बल स्टेट घोषित किया गया था। लेकिन कालांतर में खाली वनोपज पे ही हम जोर देने लगे, जबकि जंगल खत्म होते जा रहे हैं, तो वनोपज की मात्रा भी कम होती जाएगी। हालांकि इस सरकार ने एक अच्छा काम किया कि करीब 50 से ज्यादा 54 वनोपजों का रेट घोषित किया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ में। तो ये कुछ काम अच्छे हुए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब जंगल ही खत्म हो रहे हैं, वन भूमि पट्टा आप बांट रहे हो, तो जंगल तो खत्म ही हो गए, तो वनोपज क्या कहाँ मिलने वाला है? धीरे दिन सिकुड़ते जा रहा है। बेटर ये है कि आप इनकी विधिवत खेती करवाएं और उसकी खेती को प्रोत्साहन दें। मार्केट में पूरा विश्व जो है जड़ी बूटियों की तरफ, इन चीजों की तरफ देख रहा है, और छत्तीसगढ़ के लिए अपार संभावना है कमलेश भाई। यह तो भारत का ही नहीं, विश्व का हर्बल बास्केट बन सकता है। केवल सोच, विजन की आवश्यकता है। जी जी क्योंकि अजीत जोगी जी के बाद कोई दूसरे सीएम कभी फार्म पे नहीं आए हमारे यहाँ। जबकि मैंने तो, रमन सिंह जी थे तो 1-2 बार मिले थे एयरपोर्ट पे, तो मैंने उनको इनवाइट भी किया था। मैंने भूपेश बघेल जी भी एक आध मुलाकात हुई, तो मैंने कहा था कि भाई साहब कभी आए, आप देखें कि मैं कर क्या रहा हूँ। क्योंकि आपके जो सचिव और आपके जो कलेक्टर बताएंगे, ये इनके इनके देखने और समझने का, आकलन करने का एक अलग मापदंड होता है। और आप एक किसान हो तो आप देखोगे तो अलग नजरिए से देखोगे, समझोगे। जी जी तो जी ये टर्म तो उनका चले गया। इसके बाद तो चुनाव में व्यस्त होने वाले हैं, मुझे नहीं लगता उन्हें टाइम मिलेगा। अगले बार अगर जीते तो हो सकता है उनका आगमन हो। जी 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 जी। खैर, डॉक्टर साहब, बहुत सारी गंभीर बातें आज आपसे हमने की। चलते चलते एक थोड़ा सा मजेदार सवाल आपके बारे में, कोई कई बार लोग ये बोला करते हैं, क्योंकि आपसे मेरी बात पहले भी होती रही है, तो व्यक्तिगत तौर पे तो बातें होती हैं अक्सर आपसे, लेकिन चैनल के माध्यम से जब बातें होती हैं तो लोगों के दिमाग में वो बात रहती है, कहते हैं कि आपसे उनसे संबंध। तो आप ये पूछिएगा कि पढ़े लिखे किसान होने के बाद क्या जरूरी होता है कि वो सिर्फ जीन्स ही पहने, धोती होती भी कभी कभी पहने? छत्तीसगढ़ का, उत्तर भारत का धोती और कुर्ता ये ऐसा पोशाक है कि जिससे जिसको पहनने के बाद एक अलग अलग से वो छवि दिखाई देती है, लोग और ज्यादा अदब से उसको देखना शुरू कर देते हैं। आपको इतना विशेष प्रेम जीन्स से और उसके कपड़ों से या उस तरह के कपड़ों से क्यों है? कमलेश भाई, इसके दो दो कारण हैं। जी पहला कारण तो ये है कि किसानों को लेके एक छवि है। जब मुझे पहली बार सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड दिल्ली में मिला था, जी तो जब मेरा नाम बुलाया गया कि भाई राजा राम त्रिपाठी कहाँ है,
तो मैं लैपटॉप का एक बैग लेके दौड़ते दौड़ते उसी समय पहुंचा ही था, तो मंच पे गया। तो मुझे देख के जो अनाउंसर थे उन्होंने कहा, मंत्री जी बेचारे अवार्ड लेके खड़े हैं, बोले कि आप नहीं, आपके पिताजी नहीं आए क्या, राजा राम त्रिपाठी जी नहीं आए क्या? तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ही हूँ राजा राम त्रिपाठी। तो अवार्ड लिया, और उसके बाद जब मुझे बोलने के लिए कहा गया तो मैंने कहा, एक छवि जो किसानों की बनी हुई है कि किसान अगर है तो आर के लक्ष्मण की तरह पैबंद लगे हुए, कुर्ता पहने और हाथ में लाठी और पगड़ी वाला, वही छवि अगर हम बना के रखेंगे तो नई पीढ़ी कैसे आएगी खेती में, जी नई जी। पीढ़ी कैसे अपने लिए आइकॉन देखेगी। पहला तो कारण ये था। दूसरा एक बड़ा संवेदनशील कारण है, अगर आपको क्या होगा, मंदसौर गोलीकांड में 5 किसान मारे गए थे जी अभी जी जी। कुछ वर्षों याद है पूर्व। जी। जब उसकी जांच हुई थी तो ये कहा गया था तर्क में कि किसान नहीं है क्योंकि ये तो जीन्स और टी शर्ट पहने थे, जीन्स पहने हुए थे। ये एक तर्क दिया गया, यानी किसान जीन्स नहीं पहन सकता क्या? उसी दिन मुझसे किसी चैनल पे चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा भाई मैं भी जीन्स पहनता हूँ, तो बहुत सारे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, किसान का मतलब आप ये न समझे कि पढ़ा लिखा ही नहीं होता, या कपड़े से आप मत आकिए, कपड़े से हिंदू मुसलमान मत आकिए, आप कपड़े से, जी कपड़े से हमारे मूल्यांकन न करिए। उस दिन से मैंने तय किया कि मैं जीन्स जरूर पहनूंगा। और कोई सवाल करे, जैसे आपने बड़ी बारीक चीज नोट की है और बताया है, यही कारण है अब किसान की छवि हमें बदलनी होगी। धोती कुर्ता बढ़िया परिधान है, मैं आज भी पारंपरिक सारे उत्सवों में धोती कुर्ता पहनता हूं, और आपसे बिल्कुल सहमत हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि युवा पीढ़ी जो आ रही है उसे कपड़े से हम न जांचें, उसके काम से उसका मूल्यांकन करें, हाँ, उनके चरित्र से उनका मूल्यांकन करें, उनके चरित्र से। कृतित्व से उनका मूल्यांकन करें, कपड़ों से नहीं। और ये सही बात है कि जो एक बार बार ये बात कही जाती है कि उद्योग का दर्जा दिया जाए खेती को। तो जैसे उद्योगपति टाई लगा के और बो पहन करके या एकदम बिल्कुल टिप टाप होकर के गाड़ी से उतरता है और रिवॉल्विंग चेयर पर घूमता है, किसान भी उसका हकदार है। लेकिन हमारे यहाँ भाई जो आपने कहा कि बिल्कुल वही छवि है, पढ़ते लिखते किसी उसको देखते हैं लोग, तुम्हारे क्या करेगा यार, किसानी तो करना है, पढ़ के क्या कर लेगा। ये भाव लोगों का बदलता है। आप जैसे लोगों को जब अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि नहीं, खेत में भी जब खूब मेहनत से काम करते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल अप टू डेट रहते हैं। तो इसी तरह से हमको भी रहना होगा, दोनों तरफ। समाज में इस तरह से हमको दिखना चाहिए, और खेत में जब काम करने जाए तो फिर बिल्कुल खेतिहर बन के वहां काम करें। मुझे लगता है कि यही संदेश आप देना चाहते हैं लोगों को, या देते हैं। जी चलिए जी कमलेश भाई जी। जी, पंडित जी आप का बड़ा कीमती समय, हम तो आधा घंटा ही सोचे थे, लेकिन बात करते करते लगभग हम 1 घंटे तक पहुंच गए हैं। अब इससे ज्यादा समय लेने की हमारी औकात नहीं, इसलिए कि आपको बहुत सारे काम करने हैं। आप जिस मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पूरे भारत के किसानों की आशा के केंद्र बिंदु आप हैं, और लोग भी हैं, लेकिन मैं तो आपसे परिचित हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको ईश्वर कामयाब करे, और किसानों के लिए जो संघर्ष आपने फिर से शुरू किया है, उस संघर्ष को आप पूर्णता प्रदान करें, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना। और उम्मीद करते हैं कि आप इसमें जरूर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद कमलेश भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपके सारे जितने आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। सबको धन्यवाद। धन्यवाद।